Hey guys, hi everyone. Good afternoon, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, and I welcome you all to this session, guys. क्या हाल चाल है? कैसे हो सबके सब? मस्त हो, स्वस्थ हो? Everybody doing well? Everybody keeping well? चलो जी guys, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों के साथ टॉपिक्स करवाने वाला हूं. बहुत मजा आएगा आप लोगों को. हाय शीतल, गुड आफ्टरनून. एडवांस टैक्स इज द नेम ऑफ द चैप्टर गाइस. ओहो, ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है दोस्तों, बड़ा मजा आता है इसमें. यहां हमें मोटिवेट करने के लिए बराक ओबामा, द एक्स यूएस प्रेसिडेंट, कहते हैं इफ यू रन यू स्टैंड अ चांस ऑफ लूजिंग, बट इफ यू डू नॉट रन यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट. तो गाइस, भागना तो जरूरी है भाई. देखो, ये बात तो सच बोल दी कि भागना जरूरी. तुम भागे ही नहीं तो तुम पहले ही डर गए, और डर गए तो हर हार गए दोस्तों. तो भागो, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के भागो. कोई बात नहीं, फर्स्ट ना आए तो कोई बात नहीं, सेकंड नहीं आए, लेकिन वो ना भागने का रिग्रेट जो है, जो ना भागने का, ना पार्टिसिपेट करने का जो डर रह जाएगा ना, वो रिग्रेट रह जाएगा. वो रिग्रेट दोस्तों जिंदगी भर आपको परेशान करेगा. एंड दैट इज व्हाट यू डू नॉट वांट टू हैपन टू योरसेल्फ. आ जाओ भाई. लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. किन किन को दोस्तों एडवांस टैक्स देना है? व्हाई एडवांस टैक्स? तो सरकार ने कहा देखो भैया, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर में एक बार में दो, इससे अच्छा है प्रीवियस ईयर में थोड़ा थोड़ा देते हुए चलो. लेकिन अब हमने कहा भैया, हमें थोड़ी ना पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर में कितनी इनकम होगी. तो कहते हैं राठी जी थोड़ा एस्टिमेट कर लो. हो सकता है एस्टिमेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा. हम ये तो नहीं कहते कि आप बिल्कुल ही करेक्ट कोई ज्योतिषी के पास जाइए और ज्योतिषी बताएगा आपको. तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, सरकार ने क्या बोला, इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीपेड टैक्सेस. it is also known as pay as you earn scheme. Pay as you earn मतलब जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे देते जाओ. The assessee is required to pay tax during the previous year itself, though such income is chargeable to tax during the assessment year. तो assessee ने क्या कहा, प्रीवियस ईयर की इनकम को हम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल करेंगे. मतलब प्रीवियस ईयर को टैक्सेबल नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में ही आप थोड़ा थोड़ा टैक्स देते हुए चलिए. In simple word, it is a tax payable on current income in installments during the previous year itself. तो हमारे लिए कौन सा साल मैटर करता है? 2024-25. तो 24-25 में आप जो कमा रहे हो उसका एक एस्टिमेशन लो, उस एस्टिमेटेड इनकम पर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निकालो, और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आएगी उस टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा. सरकार ने इंस्टॉलमेंट्स बना रखे, इंस्टॉलमेंट्स में जाके पे करिए. सर, हर एक इंसान के ऊपर एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन है क्या? एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू फॉलो एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन. तो सरकार ने देखा कि द एडवांस टैक्स शैल बी पेबल, एडवांस टैक्स शैल बी पेबल ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ सच एडवांस टैक्स पेबल बाय द असेसी ड्यूरिंग द ईयर इज 10,000 रुपीज और मोर. एडवांस टैक्स पेबल है अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की है. तो अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 9,990 रुपए है, तो इन दैट केस आपको एडवांस टैक्स के ऑब्लिगेशंस फॉलो नहीं करने. सर, एडवांस टैक्स लायबिलिटी कोई अलग तरीके से निकाली जाती है? नहीं. एडवांस टैक्स लायबिलिटी का मतलब वही है जो आप अपनी टोटल इनकम पे स्लैब रेट लगाकर अपनी इनकम टैक्स निकालते हैं, उसी को एडवांस टैक्स लायबिलिटी भी बोला जाता है. तो लेट्स से इफ आई हैव एन इनकम, गाइस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी इनकम 8 लाख रुपए है एंड आई एम ऑप्टिंग फॉर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम. डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है और मेरी इनकम 8 लाख रुपए है. तो कितना टैक्स बनता है आप लोगों को पता है दोस्तों? टैक्स बनता है 31,200 रुपीज का. तो क्योंकि वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का है, क्या मेरे ऊपर एडवांस टैक्स के ऑब्लिगेशंस लग जाएंगे? द आंसर टू व्हिच इज यस, मेरे ऊपर एडवांस टैक्स के ऑब्लिगेशंस लग जाएंगे. तो एवरीबडी जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की है, उसके ऊपर एडवांस टैक्स के ऑब्लिगेशंस विल बी मेड एप्लीकेबल. फेयर एनफ गाइस. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. आ जाओ. Sir, my father, aged 63 years, have a tax liability of more than 10,000 rupees on his house property income, but I have never seen him paying tax, advance tax. Is he correct? बहुत अच्छा पॉइंट पूछा. सर, मेरे पापा जो 63 इयर्स के हैं और उनकी 10,000 से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी है, क्योंकि उनको साल भर में हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है, दैट इज द ओनली इनकम दैट ही इज अर्निंग. तो क्या, और मैंने उन्हें कभी एडवांस टैक्स पे करता हुआ नहीं देखा. ऐसा तो नहीं है किसी दिन पापा को उठा के ले गए इनकम टैक्स ऑफिसर वाले, नहीं लेकर जाएंगे. कहते हैं अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन इंडिविजुअल हैविंग नो इनकम अंडर हेड पीजीबीपी इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स. उन्हें एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत
नहीं है। एक रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन है एंड बिजनेस प्रोफेशन से इनकम नहीं है, इररिस्पेक्टिव की उनकी बची हुई इनकम, बाकी इनकम कितनी ज्यादा क्यों ना, तो लेट्स से दोस्तों अ पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ 61 इयर्स, उनको अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है 2 करोड़ रुपए की, तो भी उन्हें एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ही डज नॉट हैव एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो एक छोटा सा रिलैक्सेशन दिया है। तो बेसिकली दो लोगों को एडवांस टैक्स नहीं भरना। पहला, जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम की हो, या फिर एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हैविंग नो इनकम अंडर एट पीजीबीपी, जिनकी पीजीबीपी से कोई इनकम ना हो, जिनकी पीजीबीपी से कोई इनकम ना हो। आ जाओ भाई, कंप्यूटेशन एंड ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, कंप्यूटेशन एंड ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 209। ये क्या पॉइंट बोलता है? ये बोलता है दोस्तों कि अगर आपकी कोई इनकम होती है तो उस पर आप कैसे कंप्यूटेशन करेंगे। तो सरकार ने कहा द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स कंप्यूटेशन बाय द असेसी, the amount of advance tax payable by the assessee on the estimated current income shall be computed as under. Estimate the total income of the financial year. आप अपनी टोटल इनकम निकालो फ्रॉम द 5 हेड्स, आप अपनी इनकम देखो कि लगभग मेरी इतनी इनकम हो जानी चाहिए। दूसरा, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम, आप टैक्स निकालो ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो लगता ही लगता है एट द रेट 4%। एंड देन दोस्तों स्टेप नंबर 3, लेस एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और टीडीएस टीसीएस और एएमटी। तो अगर आपको कोई टीडीएस टीसीएस कटा है तो वो आप माइनस कर लेंगे। अब लेट्स से दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे 8 लाख रुपए की इनकम है अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजर्व अंडर सेक्शन 115 बीएसी। 115 बीएसी के हिसाब से दोस्तों 8 लाख रुपए पर जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है, 8 लाख रुपए पर जो टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है दोस्तों, वो निकल कर आती है 31,200 रुपीज। अब ऑलरेडी लेट्स से मेरा टीडीएस कट चुका था, टीडीएस वाज ऑलरेडी डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्ट हो गया था गाइस, 25,000 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हो गया था। तो 31,200 में से अगर 25,000 माइनस हुआ तो बचा 6,200, 6,200 रुपीज। और क्योंकि ये वाला अमाउंट टीडीएस माइनस करने के बाद वाला अमाउंट 10,000 रुपए को टच नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस इज लेस देन 10,000 रुपीज। क्या दोस्तों? नो एडवांस टैक्स पेबल, नो एडवांस टैक्स लायबिलिटी, नो एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ऑलराइट गाइस, कोई भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी लिवाई नहीं करी जाएगी। तो एस्टिमेट द टोटल इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कंप्यूट टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग सरचार्ज, जैसा हम लोगों ने टैक्स वगैरह निकाला, लेस करेंगे एनी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 और टीडीएस टीसीएस और एएमटी क्रेडिट, ये सारी चीजें दोस्तों हम माइनस कर लेंगे। और जो फाइनल अमाउंट आएगा स्टेप नंबर 4, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 इज एडवांस टैक्स पेबल। तो ये जो स्टेप 4 आ रहा है दोस्तों, स्टेप 4, ये स्टेप 4 आपका 10,000 रुपए को टच करना चाहिए, तभी आपके ऊपर प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स लगेंगे। इफ योर स्टेप 4 इज लेस देन 10,000 रुपीज, in that scenario guys the provisions of advance tax will not be made applicable onto you. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी ही इनकम एस्टिमेट करनी है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव बीन अर्निंग इन द प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर्स। अब दोस्तों अगर आप साल भर में 10 लाख रुपए कमाते हो तो इस साल भैया 11 लाख का एस्टिमेशन करके चल लो, 11.5 लाख का कर लो। अब एकदम से 10 लाख रुपए से 200 करोड़ तो नहीं हो जाओगे भैया, अंबानी जी की गोदी में तो जाके बैठ नहीं जाओगे। तो इन दैट केस जो आपके अजम्पशन होने चाहिए वो लॉजिकल होने चाहिए। प्रैक्टिकल जिंदगी में भी जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप क्लाइंट को शक्ल देख के नहीं पहचानते हो, शक्ल देख के तो लग रहा है रिबेट मिलेगी बेटा तेरे को, तेरा तो एडवांस टैक्स रहने ही दे, ऐसे थोड़ी ना शक्ल देख के आप बताते ओह हाँ जी गाइस, नहीं, आप उससे बोलते हो भैया प्रीसीडिंग ईयर में क्या आपने इनकम फाइल करी है, इस साल अभी तक का आपको क्या स्टेटस लगता है, आपको क्या लगता है कि अभी तक आपने कितना कमाई है, उस हिसाब से यू डिसाइड कि भैया इतना अपने को एडवांस टैक्स ले लेना चाहिए। नेक्स्ट, टोटल इनकम मींस एस्टिमेट ऑफ इनकम लाइकली टू बी अर्न्ड अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम माइनस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U। क्या बोला है? टोटल इनकम मींस एस्टिमेट ऑफ इनकम लाइकली टू बी अर्न्ड अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम, पांचों हेड्स की इनकम, उसमें से आप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस माइनस कर लीजिए इफ देयर आर एनी, एंड सारे डिडक्शंस माइनस कर लीजिए। अगर आप ओल्ड रिजाइन फॉलो कर रहे हैं तो सारे डिडक्शंस माइनस कर सकते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन फॉलो कर रहे हैं तो 3 ही सेक्शंस में आपको डिडक्शन अलाउड है। वो कौन कौन से हैं? 80CCD2, 80CCH2 एंड 80JJAA।
तो वो डिडक्शन जो भी है माइनस कर लीजिए, तो आपकी टोटल इनकम निकल कर आएगी। ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा है दोस्तों, टैक्स डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड शैल नॉट बी डिडक्टेड। ऐसा नहीं लग रहा ये टंग ट्विस्टर टाइप है? चंदू की चाचा ने चंदू की चाची की चांदी रात में चांदी चौक में चांदी की चम्मच चटी चटा, कहते टैक्स डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड शैल नॉट बी डिडक्टेड। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब है कि अगर आपने सामने वाले को या आपने पेमेंट रिसीव किया है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लेट्स से पूजा इज ट्राइंग टू फाइंड आउट हर टैक्स एडवांस टैक्स लायबिलिटी, हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है पूजा। अब मैंने पूजा को पेमेंट करी, ध्यान से देखिएगा, आई एम द पर्सन जिसने पूजा को पैसा दिया फॉर सम वर्क विच वाज डन बाय पूजा फॉर मी। आई वाज सपोज्ड टू डिडक्ट टीडीएस, मुझे इस पेमेंट पर टीडीएस वाज डिडक्टेबल, टीडीएस वाज डिडक्टेबल। अब इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस पूजा ने मैंने दोस्तों हाउएवर टीडीएस मैंने डिडक्ट नहीं किया, टीडीएस मैंने डिडक्ट नहीं किया, तो अब पूजा अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त क्या ये हाइपोथेटिकल टीडीएस माइनस कर सकती है? कह रही है तो राठी जी की गलती है ना, उन्होंने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया। अरे मोदी जी कहते हैं अरे राठी जी की गलती है, हम राठी जी को तो पेलेंगे सो पेलेंगे, उनके ऊपर इंटरेस्ट के प्रोविजन हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन आफ्टर ऑल आपको तो पूरा पैसा मिला था ना, आपका टीडीएस कटा थोड़े ना था, आपको तो पूरा पैसा मिला ना, तो आप यहां पर फिर ये वाला टीडीएस माइनस नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो टीडीएस डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, मेरे को टीडीएस काटना चाहिए था लेकिन मैंने टीडीएस नहीं काटा। शैल नॉट बी डिडक्टेड बाय द रेसिपिएंट एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ हर एडवांस टैक्स लायबिलिटी। शैल नॉट बी डिडक्टेड का क्या मतलब है कि पूजा अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालते वक्त ये टीडीएस माइनस नहीं करेगी, क्योंकि ये टीडीएस कटा ही नहीं था। ओनली इफ टैक्स हैज actually been deducted at source, the same can be reduced for computed advance tax liability of the pay. All right guys, आजा भाई, computation by the assessing officer, computation by the assessing officer। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप असक्षम हैं अपनी टोटल इनकम को एस्टिमेट करने में, तो आप मदद ले सकते हैं असेसिंग ऑफिसर की। The assessing officer may determine advance tax on the basis of income declared by assessee in past year's return or income computed by him in recent year, whichever is higher, and pass an order under section 210(3) requiring the assessee to pay advance tax. The order shall be passed at any time during the financial year but not later than the last day of February. Last day of February तक आप अपना ऑर्डर पास कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल बेकार पॉइंट है दोस्तों, आज तक पूछा नहीं गया है। सर इस कैलकुलेशन में क्लबिंग वाली इनकम ऐड नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐड करेंगे। जब आप पांचों ऐड की इनकम निकालते हो तो क्लबिंग और सेट ऑफ करने के बाद जीटीआई आते हैं, जीटीआई में से आप डिडक्शन देते हो, तो जैसे आप टोटल इनकम निकालते हो अभी तक पूजा बेटा, वैसे ही टोटल इनकम निकालनी। अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिली है, कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि छोटे बच्चे की भी इनकम हुई है 10,000 रुपए की विदाउट एनी टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स, तो इन दैट केस उस 10,000 में से 1,500 की छूट दे देना। अगर आप ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे हो, तो 10,000 रुपए अपनी एस्टिमेटेड इनकम में जोड़ देना फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, वी विल टेक एवरीथिंग इनटू अकाउंट। नाउ he shall state the different installments in which the advance tax should be paid. The assessee can claim that his advance tax is less or higher than the amount computed by the assessing officer. If the officer is satisfied, he can revise his order under section 210(4) and then the assessee will have to pay advance tax accordingly. Alright guys, तो assessing officer आपकी मदद कर सकता है depending upon the income that you have disclosed in the recent years or past years, whichever is higher, and the order shall not be passed by not later than any day of 28th of February। मतलब 28th February के बाद ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। अगर दोस्तों असेसी को लगता है कि असेसिंग ऑफिसर ने जो कंप्यूट कराया वो कम है या ज्यादा है, एज द केस में भी, तो वो उसको विद एविडेंस इंफॉर्मेशन देगा। Assessing officer can recompute your total income, you recompute your advance tax liability and will revise his order under section 210(4). ठीक है जी, बेकार पॉइंट।
फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड एग्रीकल्चरल इनकम। अब दोस्तों ये पॉइंट और पूछना चाहिए था किसी बच्चे को कि सर व्हाट इफ वी हैव एग्रीकल्चरल इनकम। अब एग्रीकल्चरल इनकम वाले चैप्टर में 2 चैप्टर पहले सीख कर आए हो दोस्तों। क्या सीखा था कि अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज्यादा है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा की है, तो इन दैट केस आपके ऊपर क्या लगाया जाएगा, व्हाट विल बी लिवाइड ऑन टू यू गाइस। आपके ऊपर वो 5 स्टेप्स लगाए जाते थे, 5-6 स्टेप्स होते थे। तो कहते हैं अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चरल इनकम दिया है तो फिर आप वो 5-6 स्टेप्स लगा के टैक्स लायबिलिटी निकालिए। देखो एडवांस टैक्स निकालने का कोई नया तरीका नहीं बताया इस चैप्टर में। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, ये चैप्टर तो बस ये बताता है कि किन किन लोगों को एडवांस टैक्स के प्रोविजंस फॉलो करने हैं। फिर आपसे बोलता है कि जैसे अभी तक आप टैक्स निकालते हुए सीखते हुए आए हो वैसे ही टैक्स निकालो, और जो आपका टैक्स है वो इतने इंस्टॉलमेंट्स में पे करो। अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं करा या कम पे करा तो इन दैट केस वी विल चार्ज यू इंटरेस्ट, हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो फॉर द पर्पस ऑफ एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर shall also be included for rate purposes. For the purpose of advance tax, estimated agricultural income of the relevant financial year shall also be included for rate purposes. Rate purposes के लिए आपका agricultural income भी देखा जाएगा। एक क्वेश्चन अपने आप करने के लिए तैयार? क्या मेरी फौज तैयार है? हाँ जी गाइस, आ जाओ भाई। Mr. Kumar, aged 43 years, provides you with the following information. Decide whether Mr. Kumar needs to pay advance tax or not. He does not wish to opt for 115 BHE. वो old regime follow करना चाहते हैं। हाँ जी guys, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको मुझे बताना है दोस्तों, अगर वो 115 BAC फॉलो नहीं कर रहे हैं तो 4 छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें से आपको कंप्यूट करके बताना है व्हाट शैल बी हिज एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अगर वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की होगी तो उनको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 10,000 रुपए से कम की होगी तो एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ओवर टू यू, 2 मिनट देता हूं दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करके दिखाता है इसमें। तो 80, वैसे टैक्स लायबिलिटी 15,080 होगी, लेकिन क्वेश्चन में टीडीएस दिया हुआ था और टीडीएस काटने के बाद 9080 रह गया गाइस। तो इन दिस सिनेरियो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो द प्रोविजंस। यहां पर कौन है? मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार भाई बच गए, एडवांस टैक्स के प्रोविजन से बच गए। You're not required to follow the provisions of advance tax. Moving on guys, installments of advance tax and due dates. आ जाओ भाई कि आपको ये जो एडवांस टैक्स है वो कब तक जमा करा देना है। फेलिंग टू डू सो आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर आपने नहीं जमा कराया या कम जमा कराया, इन बोथ द सिनेरियोज, इन बोथ द केसेस इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन टू यू इफ यू डू नॉट डिपॉजिट और यू डिपॉजिट अ लेसर अमाउंट। ओके गाइस, तो यहां पर देखेंगे गाइस, सबसे पहले हमें यह सीखना है कि हमें कितना जमा करा देना। कहते हैं ऑल असेसीज अदर देन असेसी कंप्यूटिंग इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 AD और 44 ADA। 44 AD जो बिजनेस वालों के लिए था और 44 ADA जो प्रोफेशनल वालों के लिए था। तो उनके लिए 4 ड्यू डेट्स है। सर देयर वर 3 प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शन ना, 44 AD, 44 AD एंड 44 AE ट्रक वालों के लिए। ट्रक वालों के लिए दोस्तों आपको चारों के चारों इंस्टॉलमेंट्स फॉलो करना पड़ेगा। आई नो पहली बार ऐसा देखा है कि ट्रक वालों के लिए डिफिकल्ट बना रहे हैं, जबकि ट्रक वालों से तो सरकार बचती फिरती। ट्रक वालों से कहते हैं तो दूर आपको जीएसटी में भी रियायत दे देती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में डाल के रेसिपिएंट के ऊपर बोलती है तुम ही टैक्स दे देना। इनकम टैक्स में दोस्तों आपको प्रिजम्पटिव इनकम मिलता है, ऊपर से टीडीएस अंडर सेक्शन 194C में नहीं कटवाते। इफ यू प्रोवाइड योर पैन, इफ द ट्रक वाला प्रोवाइड दिस पैन एंड डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाउएवर इन दिस सेक्शन सरकार ने जो एक रिलैक्सेशन दिया वो दिया था 44 AD के लिए एंड 44 ADA के लिए। इनके लिए रिलैक्सेशन क्या है कि इनके लिए एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना है। ये एक छोटा सा रिलैक्सेशन है। यहां पर नॉर्मली सारे लोगों को 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा एडवांस टैक्स, इनको एक ही बार में एडवांस टैक्स पे करना है, दैट टू बाय द 15th of March ऑफ द करंट ईयर। नॉर्मल इंसान को तो दोस्तों 15 जून ऑफ द करंट ईयर से ही चालू हो जाना है फॉर पेइंग ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स पे करने के लिए शुरुआत से ही चालू हो जाना है। अब इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, इन दिस केस सरकार ने क्या बोला
कि अगर आपका 1,00,000 रुपए का, अगर आपका 1,00,000 रुपए की एडवांस टैक्स लायबिलिटी है, अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कितने की, 1,00,000 रुपए की है, तो सरकार ने क्या कहा, बाय 15 जून, 15 जून तक, 15 जून तक, ध्यान से देखिए, सरकार ने कहा आपको कितना परसेंट पे कर देना है, 15% पे कर देना है, तो आपको 15,000 रुपए तक पे कर देना है बाय द 15 जून। उसके बाद दोस्तों बाय 15 जून के बाद आता है 15 सितंबर, 45% आपको कितना पे कर देना है, 45,000 रुपीज तक का पे कर देना है, 45,000 रुपए तक का पे कर देना। उसके बाद आता है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक दोस्तों 75% पे कर देना है, विच इज 75,000 रुपीज, आपको 75,000 रुपए दे देना है, 75,000 रुपीज दे देना है। एंड लास्ट 15 मार्च तक आपको 100% पे कर देना है। कितना हुआ, 100K, 1,00,000 रुपीज। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? ये आपके 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका क्लाइंट आता है और आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करते हैं भैया 15 जून तक 15%, 15,000 रुपए जाओ पे कर आ जाओ, क्लाइंट गया 15,000 रुपए पे करके आ गया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आप पर तो विश्वास करता ही, फिर उसका आपने बोला भैया 15 सितंबर को आ जाना, अगला इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर को, वो 15 सितंबर को आपके पास पहुंचा, आपने कहा भैया 45% पे करना है, जाओ 45,000 रुपए जमा कर आ जाओ। अब वो 45,000 रुपए जमा कर आ गया, आपके कहने पे जमा कर आ गया, क्या ये बात सही करी उसने? क्या आपने उससे सही काम करवाया? इतना कूटेगा ना आपको अलग से बैठा के जिस दिन उसे पता चल गया कि तुम नकली चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम उसको 45,000 रुपए नहीं देने, 45,000 तक एडवांस टैक्स पे हो जाना चाहिए था। तो आपने क्योंकि उससे बोला था भैया 15,000 रुपए जमा करवा कर आ जा, और वो 15,000 रुपए डिपॉजिट करवा कर आ चुका है, तो नाउ यू हैव ऑलरेडी रीच टू एन एक्सटेंट ऑफ 15,000 रुपीज। अब आपको दोस्तों यहां पर कितना और जोड़ना है, व्हाट इज द अमाउंट दैट यू नीड टू ऐड, यू नीड टू ऐड 30,000 रुपीज इन ऑर्डर टू रीच एट 45,000। लाइकवाइज 45,000 से आपको और कितना उसको बोलना है कि जाके जमा करा दो, 30,000 और बोलना है जाकर जमा करा दो। ऑलराइट गाइस, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको उसको कितना बोलना, भैया 25,000 रुपए जाकर और जमा करा दो, 25,000 रुपीज जाकर और जमा करा दो। तो दिस इज हाउ द टोटल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड। 15,000 पहला पे किया, फिर 30,000, फिर 30,000, फिर 25,000 पे किया, टोटल 1,00,000 रुपए पे किया। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा कैसे सिखाऊंगा दोस्तों, आपको एग्जाम हॉल में भी बताना है कि भैया इस तारीख तक इतना जमा हो जाना चाहिए, द अमाउंट दैट हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड अर्लियर, जो आपने पहले जमा करा दिया वो आप माइनस कर लीजिएगा इन ऑर्डर टू अराइव एट दैट अमाउंट जहां तक हमें पहुंचना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब करेंगे ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए ये वाले अमाउंट्स मैटर करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में पता है बात क्या उठती है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में बात ये उठती है कि आपको कितने इंस्टॉलमेंट तक कितना अमाउंट जमा करा देना चाहिए था। तो हमारे पास ये 4 इंस्टॉलमेंट्स है, एंड ये 4 इंस्टॉलमेंट में 15, 45, 75, 100% जमा करा देना चाहिए था। आपने कितना जमा करा दिया ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो जितना जमा कराना था माइनस जितना आपने जमा कराया, तो डेफिशिएंसी अमाउंट निकल कर आ जाएगा, जितना आपने कम जमा कराया, और उस कम जमा कराए हुए अमाउंट पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, उस पर भी दोस्तों मैं पूरा एग्जांपल बनाऊंगा, एक कहानी बनाऊंगा दोस्तों, क्या एक शानदार कहानी बनेगी, और उस एग्जांपल के थ्रू, उस कहानी के थ्रू आपके 2 सेक्शन एक बार में कवर अप हो जाएंगे। आ जाओ भाई। तो ये 4 डेट, 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, और 15 मार्च तक 100% आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी का जमा करा देना है। Assessing computing income on presumptive basis under section 44AD and 44ADA. Assessing computing income on presumptive basis under section 44AD and 44ADA दोस्तों, आपको कितना जमा कराना है, आपको होल अमाउंट एक बार में 100% जमा कराना है दोस्तों, एक बार में 100% जमा कराना है। कब तक? इन 1 इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15th मार्च, on or before 15th March of the financial year, on or before 15th March of the financial year आपको कितना जमा करा देना, आपको 100% जमा करा देना है। 44AD and 44ADA, 44AD and 44ADA में एक ही इंस्टॉलमेंट है। ये इंस्टॉलमेंट बेनिफिशियल क्यों है?
क्योंकि आपको 100% जमा कराना है एक इंस्टॉलमेंट में बाय द 15th ऑफ मार्च। और अगर यही इंस्टॉलमेंट एकदम से नुकसानदायक हो जाता, हालात जज्बात एकदम से बदल जाते, अगर वो बोलते कि आपको 100% 15 जून तक जमा कराना है, तो समझ रहे हैं? नॉर्मली इंसान से क्या बोल रहे हैं, तुम तो 15 जून से ही चालू हो जाओ पे करना, 15% ही चाहे सही, 45%, 75%, और 100% 15 मार्च को जाके जमा होगा। वही दोस्तों प्रिजम्पटिव इनकम वालों के लिए एक बार में 15 मार्च तक का जाकर जमा कराना है। Although the last date of payment of advance tax is 15 March, but any amount paid by way of advance tax on or before 31st March shall be treated as advance tax paid for that year. The assessee will however be liable to interest under section 234C. देखो भैया, साल खत्म 31 मार्च को होता है, लेकिन आखिरी तारीख, आखिरी इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है 15 मार्च। आपने 15 मार्च को जमा नहीं कराया, आपने 20 मार्च को जमा कराया, तो यू आर लेट बाय 5 डेज। तो सरकार ने कहा क्योंकि अभी साल खत्म होने से पहले पहले ही जमा करा दिया, इसे भी एडवांस टैक्स का दर्जा तो दिया जाएगा। हाउएवर, क्योंकि आपने हमारी ड्यू डेट का मान सम्मान नहीं रखा, 15 मार्च तक जमा कराना होता, आपने जमा नहीं करवाया, आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो मैं अभी आप लोगों को निकालना सिखाऊंगा। If the last day of payment of any installment of advance tax is a day on which the receiving bank is closed, the assessee can make payment on the next immediately following working day. अगर दोस्तों बैंक बंद था 15 तारीख को, तो अगले दिन 16 तारीख को जाके जमा करा देना, हम आप पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। We will not be charging interest on you. Fair enough, guys. आ जाओ भाई। Mr. Karan is following presumptive income under section 44AD. He will be liable to pay 100% advance tax liability by the 15th of March of the financial year. Next, Mr. Ajay, aged 69 years, is a professional. His receipts for the financial year 24-25 are 56 lakhs. दोस्तों इधर ध्यान से देखिएगा, अजय 69 इयर्स का है, प्रोफेशनल बंदा है, इसकी रिसीट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 56 लाख है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या अजय 44AD प्रिजम्पटिव 44AD है, क्या प्रिजम्पटिव इनकम फॉर अ प्रोफेशनल फॉलो कर सकता है? 44AD फॉलो कर सकता है? द आंसर टू विच इज नो, नहीं फॉलो कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करने के लिए अंडर सेक्शन 44AD आपका टर्नओवर, आपके रिसीट्स 50 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। नेक्स्ट, हिज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज 8,80,000। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कितनी है? 8,80,000 रुपए है। अब इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 8,80,000 रुपए है। आपको दोस्तों इस 8,80,000 रुपए पर टैक्स निकालना होगा अकॉर्डिंग टू विच स्लैब रेट? He does not wish to follow 115 BAC, तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम गाइस, ओल्ड रिजाइम। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, अजय भाई एक सीनियर सिटीजन है, तो इन दिस सिनेरियो पहले 3 लाख रुपए माफ, 3 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, मतलब 3,80,000 पे 20% प्लस 10,000 86,000 इंटू 1.04, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आती है 89,440, जो कि 10,000 रुपए से काफी ज्यादा है। तो अजय भाई को एडवांस टैक्स फॉलो करना था या नहीं करना था? सर ये तो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन के लिए तो आपने एडवांस टैक्स मना कर रखा है ना। पिटाई करूंगा अगर आधी अधूरी बात बोली तो। सीनियर सिटीजन जिसका बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, उनके लिए एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लगते। यहां पर क्लियर कट बोला एज अ प्रोफेशनल। तो क्या दोस्तों जो अजय भैया हैं, क्या उनकी इनकम पीजीबीपी चैप्टर में आ रही है? द आंसर इज यस, पीजीबीपी चैप्टर में आ रही है, इसीलिए इन्हें एडवांस टैक्स के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। पूछा क्या है? द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स टू बी डिपॉजिटेड बाय द सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपको कितना जमा कराना होता है? 45%। तो इसका दोस्तों आप 45% निकाल दो गाइस। हाँ जी गाइस, 89,440 इंटू 0.45, 40,248। कोई ऑप्शन है? बी इज द ऑप्शन। इतना अमाउंट तक आपको जमा करा देना है गाइस। इसको जनरली हम राउंड ऑफ कर देते हैं टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। जब आप सरकार के पास जाके जमा कराओगे तो 40,250 रुपए जमा कराओगे गाइस, ऑलराइट। लेकिन यहां पर हमने इसे राउंड ऑफ नहीं किया है। आ जाओ भाई, अब आ जाते हैं दोस्तों ऑन टू वन ऑफ दोज अमेजिंग प्रोविजंस गाइस। मैं कहूंगा दोस्तों ये प्रोविजन आसान नहीं है, खुद से कह रहा हूं तो आप लोग समझ सकते हैं। खुद से समझिए गाइस, एक सेकेंड।
एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आने वाला है। और आप लोगों ने स्कूल में दोस्तों रिले रेस के लिए दोस्तों, जहां पर टीम में अपन रनिंग करते हैं, अपने को दूसरी टीम को हराना होता है। अकेले रनिंग नहीं होती दोस्तों, वो इंडिविजुअल इवेंट नहीं है, रिले रेस है। करिए आप लोगों ने, बताओ। यहां पर भी रिले रेस है फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर दो सेक्शन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, 234B एंड 234C। और ये रिले रेस कर रहे हैं, कभी भी एक साथ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो इन द प्रीवियस ईयर, हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा मैटर करता है? हमारे लिए प्रीवियस ईयर मैटर करता है 2024-25। ऑलराइट गाइस, प्रीवियस ईयर कौन सा मैटर करता है? 2024-25। अब 24-25 में आपका सेक्शन लगेगा 234C। 24-25 में आपका कौन सा सेक्शन लगेगा? 234C। तो यहां पर मैं आपके लिए ईयर बना देता हूं दोस्तों, ये यहां से लेकर यहां तक दोस्तों। इसके इसके दोस्तों 4 इंस्टॉलमेंट्स आएंगे। पहला इंस्टॉलमेंट दोस्तों 15 जून का, जहां पर आपको 15% तक जमा कराना होता है। लेट्स से दोस्तों फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25 आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी है 80,000 रुपीज की, 80,000 रुपए की, 80,000 रुपीज की। तो आपको 15 जून तक कितना जाकर जमा करा देना चाहिए दोस्तों? अगर पहला इंस्टॉलमेंट की मैं बात करूं तो 15 जून तक आपको कितना जमा करा देना चाहिए? 15%। तो 80,000 का मैं यहां पर लिख रहा हूं एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपको कितना जमा करा देना चाहिए? 80,000 का 15%, 12,000 रुपए जमा करा देना चाहिए। अगर आप 12,000 रुपए जमा करा दें तो बढ़िया है। 12,000 रुपए जमा नहीं कराए आपने, 8,000 रुपए जमा कराए आपने, 7,000 रुपए जमा कराए, तो आपके ऊपर ऑन द डेफिशिएंट अमाउंट इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड। एक इतना बड़ा एग्जांपल बनेगा, उस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को 100% क्लैरिटी हो जाएगी और बोथ द सेक्शंस का, दोनों के दोनों सेक्शंस की 100% क्लैरिटी हो जाएगी और मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप कर लूंगा। तो मेरे को आधा घंटा इस प्रोविजन में देना, और जैसे ही ये दोनों सेक्शंस खत्म होंगे वी विल बी ऑलमोस्ट डन विद द चैप्टर। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर चलेंगे। आ जाओ गाइस। उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट कब आता है दोस्तों? 15 जून हो गया। उसके बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट कब आता है? 15 जून के बाद 15 सितंबर, और उसमें आपको 45% पे करना होता है गाइस। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस 80,000 का 45% निकल कर आता है 36,000। ये 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज तक आपको यहां जमा करा देना है गाइस। उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट कौन सा आता है? उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट कौन सा आता है दोस्तों? 15 सितंबर के बाद आता है 15 दिसंबर, जहां तक आपको 75% देना होता है। और दोस्तों 80,000 रुपए का 0.75 आपका निकल कर आता है 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज आपको जाकर जमा कराना है। यहां तक 60,000 रुपए एडिशनल जमा नहीं कराने, यहां तक 60,000 रुपए जमा हो जाने चाहिए। अगर आपने पहले कुछ अमाउंट जमा करा दिया है तो वो आप माइनस कर लीजिएगा। और लास्ट इंस्टॉलमेंट आता है दोस्तों आपका 15 मार्च का, और 15 मार्च तक आपको कितना अमाउंट जमा कराना होता है? 100% जमा कराना होता है, 100% जमा कराना होता है, which will come out to be 80,000 rupees. Fair enough guys? यहां तक कोई दिक्कत? Anybody having any doubt whatsoever? I'll be happy to help you out guys. फटाफट बताइएगा। यहां तक सबको क्लियर है? परफेक्ट गाइस। Now moving on guys, now moving on. Let's say the advance tax paid, ये तो आपकी लायबिलिटी थी। अब मैं निकाल रहा हूं एडवांस टैक्स विच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द असेसी। असेसी ने अपनी इनकम कंप्यूट करी, और अपनी इनकम कंप्यूट करने के बेसिस पर उसने दोस्तों पहले वाले इंस्टॉलमेंट में 7,000 रुपए तक जमा करवाया, दूसरे वाले इंस्टॉलमेंट में 30,000 रुपीज तक जमा करवाया। मतलब अगर 7 पहले जमा करा दिया था तो 23,000 रुपए और जमा कराए तो 30,000 हो गए। फिर तीसरे वाले इंस्टॉलमेंट में दोस्तों उसने 52,000 तक जमा कराया, और चौथे वाले इंस्टॉलमेंट में उसने 64,000 रुपीज तक जमा करवाया। ऑलराइट गाइस, तो क्या अब हमारा को जितना जमा कराना चाहिए था, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा दोस्तों, हमें जितना जमा कराना चाहिए था
क्या उससे कम जमा कराया गया इन ईच ऑफ द 4 इंस्टॉलमेंट? द आंसर इज यस, एंड देयरफॉर देयर इज अ डेफिशिएंसी, देयरफॉर देयर इज अ डेफिशिएंसी गाइस। डेफिशिएंसी कितने की है? 12,000 माइनस 7,000, 5,000 रुपए की यहां पर डेफिशिएंसी। 36,000 माइनस 30,000, यहां पर 6,000 की डेफिशिएंसी। 60,000 माइनस 52,000, यहां पर 8,000 की डेफिशिएंसी। एंड 80,000 माइनस 64,000, यहां पर 16,000 रुपए की डेफिशिएंसी। भैया इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो तो डेफिशिएंट अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा ना। आपको 12,000 रुपए जमा करा देना चाहिए था, आपने 7,000 रुपए जमा कराया है, तो इंटरेस्ट तो 5,000 पर ही लगेगा ना, जितना आपने कम जमा कराया। तो फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हाँ जी गाइस, 12,000 में से 7,000 गया, 12,000 में से 7,000 गया दोस्तों, तो डेफिशिएंसी अमाउंट आया दोस्तों 5,000 रुपए का। डेफिशिएंसी अमाउंट कितने का आया दोस्तों? 5,000 का। सरकार ने कहा दोस्तों कि बाय फ्रॉम 15 जून, 15 सितंबर तक, 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक दोस्तों 3 महीने होते हैं। तो हम आपसे इंटरेस्ट कितने महीने का चार्ज करेंगे? वी विल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 1% फॉर 3 मंथ्स। 15 जून से लेकर 15 सितंबर, कितने महीने का टाइम पीरियड मांगा? सरकार ने कहा यहां पर 3 महीने का इंटरेस्ट विल बी चार्ज, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट विल बी चार्ज। तो यहां पर निकालिए गाइस, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी गाइस, एट द रेट गाइस, एट द 234 सी फॉर 3% पहला इंस्टॉलमेंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट ध्यान से देखिएगा, फिर यहां से बोला यहां तक, यहां से बोला यहां तक, फिर 3 महीने का लेट हो गए आप, 3 महीने, तो यहां पर भी 3 मंथ्स की बात हुई। फिर यहां से लेकर यहां तक फिर 3 मंथ्स की बात हुई गाइस, फिर 3 मंथ्स की बात हुई, तो ये भी 3 मंथ्स। लेकिन गाइस, लेकिन अब इधर ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। सरकार ने कहा फॉर द लास्ट सिनेरियो, लास्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि दोस्तों यहां से रिले रेस में 234 बी आ जाएगा, 234 बी आ जाएगा, मतलब असेसमेंट ईयर से 234 बी विल बी एप्लीकेबल। तो सरकार ने क्या बोला कि 234 सी आपको रुकना पड़ेगा 31 मार्च को, क्योंकि 1 अप्रैल से, ध्यान से देखिएगा, 1 अप्रैल से ऊपर लिख दिया मैंने वैसे, 1 अप्रैल से 234 बी को एप्लीकेबल करना। तो इन्होंने क्या किया, सरकार ने क्या बोला कि हम 15 मार्च तक तो पहुंच गए हैं, अब 15 मार्च से 31 मार्च, इधर देखिएगा, 15 मार्च से 31 मार्च, ये वाला जो टाइम स्पैन है, इसके लिए 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, विच विल बी 1%। तो सरकार ने क्या बोला, इंटरेस्ट की रेट क्या बोलिए गाइस, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन पहले तीन इंस्टॉलमेंट में 15 सितंबर के बाद अगली ड्यू डेट 15 जून के बाद 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर से 15 मार्च, ये फॉर द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स आपके पास 3 महीने का गैप है, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 3% फॉर द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स, एंड देन फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 1%। इंटरेस्ट कितने रेट से चार्ज किया जाएगा? 1% से चार्ज किया जाएगा। नाउ गाइस, अपन इंटरेस्ट निकाल दीजिए इन अमाउंट्स गाइस। 5,000 पे 3% दोस्तों 150, 6,000 पे 3% 180, 8,000 पे 3% 240, एंड 16,000 पे 1% 160। टोटल कर दीजिए गाइस, टोटल इट अप फॉर मी गाइस। तो आपका इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, 150 प्लस 180 प्लस 240 प्लस 160, 730 रुपए का, 730 रुपीज का, 730 रुपए का इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब बात ये आती है कि सर ये लोग सरकार के पास पहुंचे, अभी मैं कंक्लूड करने वाला हूं 234 सी को, तो हमारा एक सेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
लोग सरकार के पास गए, मोदी जी के पास जाके कहते मोदी जी देखिए, हमने 15 जून को आपने कहा था 15 जून को आपने कहा था कि 15% तक जमा करा देना। अब हमने जो अपनी इनकम एस्टिमेट करी थी उस हिसाब से 7,000 रुपए का टैक्स बन रहा था, हमने 7,000 रुपए दे दिया, हमने कम नहीं दिया है। अब लास्ट में ईयर एंड होते होते हमारी कुछ एडिशनल इनकम हो गई जिस वजह से हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। अब ये थोड़े ना पता था 15 जून को कि मेरे को भैया 20 मार्च को जाके 2 लाख की एकदम से सडन इनकम हो जाएगी। अब वो 2 लाख की इनकम की वजह से मेरा टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई, और वो टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई, उसका इफेक्ट तो 15 जून वाले इंस्टॉलमेंट पर भी आ गया। अब मेरे को थोड़े ना, आप ये मोदी जी समझिए ना इस बात को, ये सारी चीजें आप हमें एस्टिमेटेड बेसिस पे करने बोल रहे हैं एक तरफ तो, और दूसरी तरफ आप हम पे तड़ाक से तड़ाक 3% का इंटरेस्ट लगा रहे हैं फॉर द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट्स। मोदी जी ने भी इस बात को समझा, मोदी जी ने भी इस बात को समझा। मोदी जी ने कहा आपकी बात सही है, ऐसा करते हैं हम ना मिनिस्ट्री में बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और समझते हैं कि भैया आपको कैसे इसमें छोटी मोटी रियायत दी जा सके। तो सरकार, मोदी जी आपके पास एक रियायत लेकर आए, और क्या रिलीफ दिया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या रिलीफ दिया। कहते हैं इफ advance tax paid in first installment is more than equals to 12% of advance tax liability, and in case of second installment it is more than equals to 36% of advance tax liability। कहते हैं अगर आपने पहले इंस्टॉलमेंट में 12% या उससे ज्यादा पे कर दिया, वैसे तो 15% पे करना है, लेकिन अगर आपने 12% भी पे कर दिया तो इन दैट केस हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। सरकार ने कहा अगर आप इन दोनों में से किसी भी केस में आ गए तो हम जो इंस्टॉलमेंट के लिए, जिस इंस्टॉलमेंट के लिए आप ये कैटेगरी सेटिस्फाई कर रहे हो, हम उस इंस्टॉलमेंट के लिए ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। आप ध्यान से देखते हैं इसी क्वेश्चन में, आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी थी 80,000, अपना कैलकुलेटर उठाइए, 80,000 का 12% निकालिए। सरकार ने कहा कि अगर आप 15% नहीं दिए कोई बात नहीं, अगर आपने 12% तक भी पे कर दिया ना तो हम आप पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अब 80,000 का 12% निकल कर आता है 9,600। सरकार ने कहा भैया देखो इतना तो आपको मिनिमम देना था, अगर आप 9,600 रुपए भी दे देते, 2,400 रुपए कम दिए ना आपने, लेकिन हम आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते। लेकिन अगर आपने 9,600 से भी कम दिया तो इन दैट केस फिर तो वी आर सॉरी टू से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो इन दिस केस क्या ये 3% इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया वो सही है? द आंसर टू विच इज यस, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। अगला सिनेरियो आ जाओ, अगला सिनेरियो गाइस, 36,000 रुपए एडवांस टैक्स लायबिलिटी 36,000 की। उन्होंने कहा 36,000 जो आपको 45% पे करना था, 36,000 रुपए था, आप 80,000 का 36% निकालो, 80,000 का 36% निकालो, 28,800। अगर आपने 28,800 तक पे कर दिया तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अब इस वाले इंस्टॉलमेंट में हमने कितना पे कर दिया था राठी जी? 30,000। यस, हमने 28,800 रुपए क्रॉस कर दिया। तो इन दैट केस गाइस, इन दैट सिनेरियो, इन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट सरकार ने कहा इवन दो देयर इज अ डेफिशिएंसी वी विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट। यहां पर हम आप पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। बच गए भैया, बच गए इंटरेस्ट से। तो नाउ दोस्तों, आपका 730 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। आप 730 में से 180 माइनस कर दीजिए, 550 रुपए, 550 रुपीज का आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? 550 रुपए इज द इंटरेस्ट। अच्छा सर, तीसरा इंस्टॉलमेंट बताइए। मोदी जी ने कहा है क्या तीसरा इंस्टॉलमेंट बताइए? तीसरा इंस्टॉलमेंट तक 15 दिसंबर आ गई, ऑलमोस्ट साल खत्म होने वाला है। तीसरे इंस्टॉलमेंट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन जो रिलीफ है वो सिर्फ पहले 2 इंस्टॉलमेंट में, इसका ध्यान रखिएगा। रिलैक्सेशन जो रिलीफ है वो सिर्फ पहले 2 इंस्टॉलमेंट में।
एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ सेक्शन 234C, दैट है सरकार ने कहा कि अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सेक्शन 44AD, यहां पे लिख रहा हूं दोस्तों 44AD और 44ADA फॉलो कर रहे हैं, तो इन दैट केस पहले 3 इंस्टॉलमेंट तो बिल्कुल कैंसिल कर दिए जाएंगे। पहले 3 इंस्टॉलमेंट 1, 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों इंस्टॉलमेंट बिल्कुल कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये तीनों के तीनों इंस्टॉलमेंट कैंसिल कर दिए जाएंगे। सिर्फ चौथा इंस्टॉलमेंट, ये वाला इंस्टॉलमेंट देखा जाएगा दोस्तों, ये वाला इंस्टॉलमेंट देखा जाएगा। चौथा इंस्टॉलमेंट में 80,000 तक पे होना था, आपने 64,000 पे किया, 16,000 की अनड्यू, तो इन दैट केस उस पर 1% 160। तो अगर आप 44AD या 44ADA फॉलो कर रहे होते तो इन दैट केस आपका इंटरेस्ट सिर्फ 160 रुपीज का निकलता। पहले 3 इंस्टॉलमेंट मैटर नहीं करते, सिर्फ चौथा इंस्टॉलमेंट मैटर करता है। चौथा इंस्टॉलमेंट में 100% पे कर देना चाहिए था, आपने 64,000 पे किया है, तो इन दैट केस 16,000 रुपए की डेफिशिएंसी है, उस पर 1%। Everyone clear about it? Every one of you clear about this point? Yes or no? मजा आया? In order to understand one of the most trickiest section in the entire income tax, ये मैं आपको बता दूं, ये one of the most trickiest section है दोस्तों, 234C। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले पॉइंट में आता है ये, जो आप लोगों ने ऐसे 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 करके दिखा दिया। सर फोटो लेना, अभी मैं 234B भी बना दूं इसी क्वेश्चन में। रिले रेस खत्म कहां हुई है शीतल बेटा, पूरी फोटो दूंगा, साइड हट जाऊंगा, स्क्रीन छोटी कर दूंगा, आप लोग आराम से फोटो ले सकते हैं। हाँ जी गाइस, उसके बाद आता है 234B। आपको पता है ना 234B कब से एप्लीकेबल होता है? फर्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर से, 1 अप्रैल 2024 से 25 से एप्लीकेबल होगा। अब सरकार ने कहा देखो भैया, आपकी असल में 80,000 की टैक्स लायबिलिटी निकली, 64,000 इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिपॉजिटेड, तो आप कभी ना कभी जाके रिमेनिंग 16,000 भी तो जाके जमा कराओगे ना। तो कहता है रिमेनिंग 16,000 रुपीज डिपॉजिटेड on let's say 23rd July 2025, आपने रिमेनिंग 16,000 रुपए, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती थी, रिमेनिंग 16,000 रुपए, ये जाके आपने कब जमा कराया दोस्तों? ये 16,000 रुपए आपने जाके 23rd जुलाई को जाके जमा कराया। अब इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, इन दैट सिनेरियो, क्या इस 16,000 रुपए पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा अंडर सेक्शन 234B? द आंसर टू विच इज यस। इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन 234B एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो सरकार ने क्या बोला कि भाई साहब 16,000 रुपए पर 1% फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 23rd जुलाई। तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा एंड जुलाई के 23 दिन, वो भी आपका एक महीना कंसिडर करा जाएगा क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ लिखा है। तो आप 16,000 का 1% इंटू 4 मंथ, तो 16,000 इंटू 1% इंटू 4 निकल कर आता है 640 रुपए, 640 रुपीज, 640 रुपए का आपका इंटरेस्ट निकल कर आता है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? 640 रुपए का इंटरेस्ट निकल कर आता है। दैट्स इट। सर बोलो भैया। सर जैसे 234C में आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स के लिए ही सही कुछ तो रिलीफ ले लिया था, जहां पहले इंस्टॉलमेंट में बोला था 12% या उससे ज्यादा पे हो गया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, दूसरे इंस्टॉलमेंट में 36% या उससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहां भी कुछ है क्या राठी जी? 234B में कुछ रिलीफ सरकार ने कहा ले लो। सरकार ने कहा 234B का रिलीफ क्या दिया सरकार ने? रिलीफ अंडर सेक्शन 234B, और क्या बोला? इफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी दैट यू हैव पेड, जो आपने एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करी है, वो अगर आपने पे कर दी है, इफ एडवांस टैक्स पेड, सॉरी लायबिलिटी नहीं, इफ एडवांस टैक्स पेड is more than equals to 90% of liability, advance tax liability, सरकार ने कहा
कि अगर आपने एडवांस टैक्स जो पे करा है वो 90% या उससे ज्यादा का पे कर दिया होगा, देन नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी में कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट गाइस? मतलब सर यही कहना चाह रहे हैं ना कि अगर ये 80,000 की लायबिलिटी है, अगर हम 72,000 और मोर पे कर देते तो हमारे ऊपर 234 बी में इंटरेस्ट नहीं लगता। 100% सही बोले। अगर दोस्तों ये 80,000 है, नहीं, एडवांस टैक्स लायबिलिटी तो 80,000 की है ना बेटा। एडवांस टैक्स लायबिलिटी 80,000 की, उसका 90% कितना आता है? 82,000। अगर आपने यहां पर 64 पे किया था, अगर ये 64 की जगह 74 हो जाता, 64 की जगह 74 हो जाता, मतलब यू हैव पेड मोर देन 90% ऑफ द असेस्ड एडवांस टैक्स लायबिलिटी। इन दैट केस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी नहीं लगता। आ जाओ गाइस, अब मैं आप लोगों को फोटो लेने का टाइम देता हूं दोस्तों। यहां पर दोस्तों आप लोग फोटो ले सकते हैं। हाँ जी गाइस, ये अरे यार नीचे ऊपर में जरा सा एक वो हो रहा है, एक और छोटा करना पड़ेगा। ये लो, मगर बहुत छोटा ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा करना जरूरी है। हाँ जी गाइस, आ जाओ। इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। क्या बोला है दोस्तों? इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इफ एडवांस टैक्स is not paid or the amount of advance tax is less than 90% of the assessed tax, the assessee shall be liable to pay interest at the rate 1% per month, a part of the month, from the 1st of April following the financial year till the date of payment. Interest should be calculated on the amount of assessed advance tax minus advance tax paid. कहते हैं if advance tax is not paid or the amount paid is less than 90% of the assessed tax, then the assessee shall be liable to pay interest at the rate 1% per month or part of the month. लेकिन रिलीफ वाला पॉइंट पहली लाइन में ही आ गया, देखा आप लोगों ने? रिलीफ वाला पॉइंट पहली लाइन में ही आ गया। आ जाओ भाई, करें क्वेश्चन। अरविंद एजेड 64 years has an income from salary, computed income है 7,80,000 रुपए की, and a loss from house property 1 लाख रुपीस का। He does not wish to offer 115 BSE, क्योंकि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सैलरी इनकम में से तभी एडजस्ट हो सकती है जब आप डिफॉल्ट टैक्स डिजाइन फॉलो ना कर रहे हो। तो 7,80,000 में से दोस्तों 7.8 लाख की सैलरी में से माइनस करिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गाइस, एंड वो आपका 1 लाख रुपए का आया, तो आपका बचा 6.8 लाख रुपीस का। ही पेड इज एडवांस टैक्स लायबिलिटी जितनी भी थी 25 जुलाई 2025 को जाके पे करी। हाँ जी गाइस, अब 6,80,000 पर टैक्स निकालिए गाइस, और आपसे बोला है 234 बी में इंटरेस्ट कितना होगा, फटाफट निकालिए गाइस। 234 बी में इंटरेस्ट कितना होगा? 6,80,000 रुपए है ना, तो 1 लाख वेल डन। मैं ऐसे ही कैलकुलेटर पे घुमा रहा था, मैं देखूं, मैंने कहा कौन सा बच्चा है जो आके चैट बॉक्स में आंसर करेगा। क्या कर रहे हो राठी जी, बिल्कुल खाली बैठे हो क्या? हमारा एग्जाम है, आलतू फालतू काम मत किया करो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है सर 64 ईयर सीनियर सिटीजन, कहीं पर भी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, और बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं है इनके ऊपर, और अगर एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं लग रहे हैं देयरफॉर द आंसर इज 0। इंटरेस्ट कौन सा चार्ज होगा? इज द करेक्ट आंसर गाइस, इंटरेस्ट इज 0। मैं तब से ऐसे कैलकुलेट में, ओहो क्या हो गया, ऐसे टन 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 टन, ओहो फिर 0 0 कर देता था। बड़ा मजा आ रहा था कैलकुलेटर में खेलने में।
मैंने कहा देखते हैं ये बच्चे पकड़ पाते हैं या नहीं, या बिल्कुल ही नमूने हैं सबके सब। हाँ जी। आ जाओ भाई, इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ टैक्स। अगर डिले ऑफ टैक्स हो जाता है दोस्तों तो क्या होगा? कहते हैं इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 234C इफ एन असेसी अदर देन एन असेसी कंप्यूटिंग इनकम ऑन presumptive basis under section 44AD and 44ADA has not paid advance tax or underestimated advance tax, or there is a deferment. Deferment मतलब delay of advance tax beyond the due date. So 234C में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट कितना है? The interest liability would be 1% per month for a period of 3 months for every non-payment. 1% per month for a period of 3 months for every non-payment or deferment. But in case of last installment के केस में of 15th March, 15 मार्च के आखिरी इंस्टॉलमेंट के केस में, the interest liability would be 1% for 1 month. इंटरेस्ट लायबिलिटी कितनी होगी? 1% फॉर 1 मंथ होगी। इंटरेस्ट जैसे कि अपन ने निकाला था पहले 3 इंस्टॉलमेंट्स में, for the first 3 installments guys it will be 3%, 3%, 3%, and for the last installment of 15th March it will be 1% for 1 month. Interest should be calculated on the amount of advance tax payable up to that date minus the advance tax paid. मतलब interest will be calculated on the deficient amount, the amount that you have not paid. Relief कहते हैं if the advance tax paid in case of first installment is 12% or more and in case of second installment is 36% or more. If the advance tax paid in case of first installment, पहले installment में 12% या उससे ज्यादा का पे करा और दूसरे installment में 36% या उससे ज्यादा का पे करा, then no interest under this section shall be payable by the assessee. फिर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। ये वही रिलीफ था दोस्तों जो मैंने आप लोगों को सिखाया था। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C for assessee computing income on presumptive basis under section 44AD and 44ADA, interest shall be 1% for 1 month on the amount of unpaid advance tax, क्योंकि इनका एक इंस्टॉलमेंट होता है 15 मार्च का। यहां पर पूछ रहे हैं सर 44AE के कितने इंस्टॉलमेंट हैं? 4। 44AE को पहली बार पूरे टैक्सेशन लॉ में ट्रक वालों को जो रिलैक्सेशन नहीं मिला वो यहां एडवांस टैक्स में नहीं मिला। स्ट्रेंज, जो लॉ मेकर है वो लिखते लिखते भूल गया, क्योंकि होना चाहिए था कायदे से। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से चूज करो। एक क्वेश्चन मैं यहां कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में जाएगा। चूज कर लीजिए गाइस, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन मैं यहां कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में चला जाएगा। 5 करा दो, वैसे 6 ज्यादा आसान है तो 6 अपने आप से कर लेना। 6 ज्यादा आसान है तो 6 अपने आप से कर लेना गाइस। ओके, Mr. Abhimanyu is a professional following presumptive income under section 44ADA. His professional receipts were 23 lakhs during the financial year 24-25. He is not following the default tax regime. He deposited the requisite amount of tax on 23rd May 2025. उसने जाकर 23rd May 2025 को जाके जमा कराया। Interest under section 234B and 234C shall be. अब ध्यान से देखिएगा, एवरीबडी हैज टू आंसर मी। अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44ADA फॉलो कर रहे हैं तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम? इट इज 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स। 50% ऑफ रिसीट्स, ग्रॉस रिसीट्स। तो 23 लाख का 50% कितना निकल कर आएगा? 11,50,000 रुपए। 11,50,000 रुपीज, 11,50,000 रुपए निकल कर आएगा। 11,50,000 रुपीज निकल कर आएगा। 11,50,000 रुपए पर टैक्स कंप्यूट करिए। 11,50,000 रुपए पर टैक्स कंप्यूट करिए गाइस, कितना निकल कर आया? $1,63,800 ये आपका टैक्स निकल कर आया गाइस, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम। नाउ गाइस 234C का इंटरेस्ट एंड 234B का इंटरेस्ट निकालना है। 234B का इंटरेस्ट एंड 234C का इंटरेस्ट। 234C का इंटरेस्ट करंट ईयर में निकलता है गाइस। 44ADA प्रिजम्पटिव इनकम वालों के लिए, प्रिजम्पटिव इनकम वालों के लिए कौन सा साल होगा, मतलब कितने इंस्टॉलमेंट होंगे? सर एक ही इंस्टॉलमेंट होगा एंड दैट विल बी 15th मार्च। तो 15th मार्च तक आपको कितना पे कर देना चाहिए था? 100%।
आपने पे नहीं करा तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट 1%। तो 1,63,800 का 1% will be the interest, which will come out to be 1,638। एंड 234B में जितना आपका अनपेड अमाउंट है इंटू 1% फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स, जितना ये टाइम पेंडिंग रहा, 23 मई को जाके पे करा तो अप्रैल और मई 2 महीने का इंटरेस्ट, तो 1638 का डबल हो गया दोस्तों, 3276। तो 234B 3276 and 234C 1638, D is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 6, चलो यहीं कर दो, 2-3 मिनट देता हूं गाइस। हाँ जी, आपको इंटरेस्ट निकालने बोला गया है। इफ ही पेड इज एंटायर टैक्स लायबिलिटी ऑफ 16,000 रुपए ऑन 11/11/2025, मतलब प्रीवियस ईयर 24-25 में तो पे ही नहीं किया, तो 234C में इंटरेस्ट निकालिए, फिर 234B में इंटरेस्ट निकालिए गाइस। 4 मिनट देता हूं आप लोगों को, करिए। आई एम गेटिंग सम वाटर फॉर माय सेल्फ। डन 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 डन। 234B 1280 एंड 234C 808। चेक करते, 808 एंड 1280। अब बताओ भैया, जो सबसे मुश्किल काम था वो तो तुम लोग कर रहे हो, और आसान वाले क्वेश्चन मुझे दे दिए। वेल डन गाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अच्छा भाई, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल इनकम, कैपिटल गेन्स, कैजुअल इनकम एटसेट्रा, प्रोविजन टू 234C। देखो भैया, कुछ इनकम ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप बिजनेस इनकम एस्टिमेट कर सकते हो एक बार को, क्योंकि आप 5 साल से बिजनेस करते हुए आ रहे हो, आपको पता है व्हाट द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस इज, हाउ मच इज द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, सैलरी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एस्टिमेबल है। हाउएवर, कैन यू एक्चुअली एस्टिमेट लॉटरी? Can you actually estimate the long-term capital gains that may arise from sale of the property? जो प्रॉपर्टी आप 20 मार्च को जाके बेचो या 15 जनवरी को जाके बेचो, उसका आपको कैसे पता चलेगा कि 15 जून को? Everybody has to understand my point। बहुत सिंपल सा पॉइंट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। सरकार के सामने आपको यह पॉइंट रखना है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी, आप अपने घर को, ज्वेलरी को, शेयर्स को बेचोगे, लेकिन वो आपको आज थोड़ी ना पता है कि कब बेचोगे और कितना दाम मिलेगा उस पर। तो आप लोग फिर मोदी जी के पास गए, मोदी जी एडवांस टैक्स में बड़े लोचे हो रहे हैं, कह रहे हैं क्या हुआ, अब क्या हुआ? अब तो 2 बार रिलीफ भी दे दिया, एक 234B में भी दिया, 234C में भी दिया। कह रहे नहीं, रिलीफ दिया वो अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या मैं कल ड्रीम 11 में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा? मोदी जी कहते हैं नहीं, बताइए, माई सर्कल 11 में मुझे क्या 1, 2, 3 करोड़ मैं जीत सकता हूं या नहीं जीत सकता? वो ऐड आता है ना, 1 कहते नहीं, कहते 2 कहते नहीं, 3 करोड़ जीतने का मौका मिल रहा है एवरी डे। मैं नहीं खेलता हूं एंड आई डू नॉट प्रमोट दैट आल्सो, लेकिन आप बताइए क्या कल मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा? मोदी जी कहते मुझे क्या पता। करेक्ट मोदी जी, हमें भी क्या पता कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? हमें क्या पता हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? अब जब हमें ही नहीं पता हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो इसके बेसिस पर एडवांस टैक्स आप पहले कैसे मांग सकते हैं? क्या पॉइंट समझ में आया दोस्तों? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे? तो सरकार ने कहा यार बात में दम है। तो सरकार ने कहा अगर कुछ इनकम्स विच आर एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट, अगर ये इनकम अराइज होती हैं, तो इन दैट केस इन इनकम पर दिए गए टैक्स को, या ये इनकम जब अराइज होंगी तो इनसे आने वाले इंस्टॉलमेंट्स को आप रिवाइज कैलकुलेशन करके टैक्स पे कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C चार्ज नहीं किया जाएगा। इधर देखिएगा, कहते हैं एडवांस टैक्स इज पेबल ऑन टोटल इनकम which include capital gains, lotteries, etc. But it is practically impossible to estimate capital gains income from lotteries or PGBP income arising for the first time। पहली बार बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं। लेट्स से हो सकता है आपने पहला कोई बिजनेस चालू किया ही नहीं था, शीतल ने फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू किया 1 अक्टूबर को। अब 15 जून को थोड़ी ना पता था कि 1 अक्टूबर को ये बिजनेस चालू करेगी और बिजनेस से साल भर में 10 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। 15 जून को थोड़ी ना पता था।
तो कहते हैं therefore in such cases it is provided that if any such income arises after the due date of any installment, सरकार ने क्या बोला, therefore in such cases it is provided that if any such income arises after the due date of any installment, then the entire amount of tax payable on such income should be paid in the remaining installments of advance tax which are due. सरकार ने क्या बोला, then the entire amount, सारा का सारा अमाउंट आप कब पे कर दीजिएगा, in the remaining installments of advance tax which are due. अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे. अब लेट्स राठी जी, आपकी बातों बातों में आपने बोला था हमें थोड़ा ना पता चलेगा कि 20 मार्च को जाके प्रॉपर्टी बेची और 20 मार्च तक तो सारे इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो गए थे, क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट तो 15 मार्च को आता है. अब 20 मार्च को हमने प्रॉपर्टी बेची, हमें 15 मार्च को नहीं पता था डील होगी कि नहीं होगी फाइनलाइज. हमने 15 मार्च को 20 मार्च को जाके प्रॉपर्टी बेची. फिर सरकार ने कहा इन दैट केस 31 मार्च तक जमा करा देना, हम इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे. बट इफ सच इनकम इज अर्न्ड आफ्टर 15th मार्च, मतलब जब चौथा इंस्टॉलमेंट भी खत्म हो गया, the entire tax should be paid by 31st March of the relevant financial year. If the entire amount of tax is so paid, no interest on late payment shall be charged. इसका एक एग्जांपल करवाऊं गाइस, एग्जांपल करवाता हूं दोस्तों, जैसे कि ये रहा आप लोगों के सामने. ऑलराइट गाइस, ये रहा आप लोगों के सामने, आ जाइए गाइस. द एस्टिमेटेड बिजनेस इनकम ऑफ एबी एंड एसोसिएट्स, अ पार्टनरशिप फर्म, इज 2,50,000 रुपीज. दोस्तों बिजनेस इनकम ऑफ एबी एंड एसोसिएट्स, अ पार्टनरशिप फर्म पर व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स दैट इज एप्लीकेबल? 30% इज द रेट ऑफ टैक्स दैट इज एप्लीकेबल. Now the firm earned a long term capital gains under section 112 of 1,20,000 rupees on 17th July. तो जो पहला इंस्टॉलमेंट आया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया दोस्तों, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 15% ऑन 15th जून. मुझे बताइएगा गाइस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 15% ऑन 15th जून, क्या क्या दोस्तों आप लोग, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, खटखट फटफट बताइए, क्या ये वाले इस दिन आपको पता था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे? नहीं, इस दिन थोड़ा ना पता था कि 17 जुलाई को जाकर हमारे सेक्शन 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे. तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, 15 जून को जब आप अपना इनकम निकालेंगे तो उसमें सिर्फ आप 2.5 लाख रुपए की इनकम लेंगे, 2.5 लाख रुपीस की लेंगे, उस पर 30% टैक्स लगेगा. तो 2.5 लाख का 30% निकल कर आता है 75,000 रुपीज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. कितना निकल कर आया? 78,000 रुपीज. अब मेरे को बताइए, पहले इंस्टॉलमेंट में आपको जाके कितना परसेंट पे करना पड़ता है? 15%. तो 78,000 का 15% कितना निकल कर आता है? 11,700 रुपए. 11,700 रुपए निकल कर आता है. 11,700 ये आपको जमा कराना है. अब जब 17 जून को, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सॉरी आगे का पॉइंट नहीं पढ़ा दोस्तों. 22,000 रुपए का टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है. एक सेकेंड रुकिएगा. तो 78,000 में से, एक सेकेंड, 78,000 में से आप अपना टीडीएस माइनस करेंगे 22,000 रुपए का. टीडीएस भी गलती से मैंने नीचे वाला पॉइंट ही नहीं देखा. 56,000 बचा, 56,000, और 56,000 का 15%, 8,400, 8,400 रुपए, 8,400 रुपीज. ये आपका अमाउंट निकल कर आएगा, ये आपका अमाउंट निकल कर आएगा दोस्तों, 8,400 रुपए. ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट. नाउ द सेकंड सिनेरियो, नाउ द सेकंड केस गाइस. अब जब पता चल गया 17 जुलाई को, जब पता चल गया 17 जुलाई को भैया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो फिर क्या होगा? जब पता चल गया ना 17 जुलाई को, अब नाउ व्हाट इज गोना हैपन? एवरीबॉडी हैज टू आंसर मी, एवरीबडी हैज टू आंसर मी. अब क्या होगा गाइस? तो सरकार ने कहा इन दिस सिनेरियो, जब आपको पता चल गया कि, इधर ध्यान से देखिएगा, एवरीबडी हैज टू आंसर मी, एवरीबडी हैज टू आंसर मी. जब आपको पता चल गया है कि आपका अब कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, तो इनकम को रिकम्प्यूट करेंगे. तो 2.5 लाख पर 2.5 लाख रुपीस पर जो 30% है वो तो चलेगा ही चलेगा, 75,000 रुपीज.
फिर आपके 112 में आपका 1.2 लाख रुपीस का हुआ। अमेंडमेंट से पहले का वक्त है तो 20% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा दोस्तों। 112 पे 20% लगता है अमेंडमेंट 23 जुलाई से पहले। 1,20,000 का 20% निकल कर आया 24,000 या 99,000। ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC @4%। 3960 टोटल करिए प्लस इक्वल्स टू 1,02,960 1,02,960। इसमें से आप अपना TDS माइनस करिए 22,000 का TDS माइनस करिए माइनस 22,000 80,80,960 ये अब आपका अमाउंट निकल कर आएगा। चेकआउट करते हैं दोस्तों। इधर देखिएगा 56,000 रुपीज आपका टैक्स लायबिलिटी निकल कर आया। उसका 15% 8,400 हमारा पहला इंस्टॉलमेंट था 8,400। फिर जब इनकम रिकम्प्यूट हुई और इनकम रिकम्प्यूट होने के बाद आपका टैक्स लायबिलिटी निकल कर आया 80,960 रुपए। उसका 45%, 75% एंड 100%। 45%, 75% एंड 100% आपका निकल कर आया दोस्तों। तो इन दिस सिनेरियो आपका कितना निकल कर आया 80,960 का 45%, 36,432। 80,960 का 70%, 60,720 एंड 100% 80,960। क्लियर गाइस? राउंडिंग ऑफ फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रूल 119A ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है दोस्तों? ये बोलता है दोस्तों कि अगर आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ऑन द डेफिशिएंट अमाउंट, तो डेफिशिएंट अमाउंट शुड बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ 100, नॉट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, मल्टीपल्स ऑफ 100। मतलब दोस्तों अगर आपका जो डेफिशिएंट अमाउंट आया जिस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है, बीट 1% और 3%, तो डेफिशिएंट अमाउंट आपका निकल कर आया दोस्तों लेट्स से 18,754। तो सरकार ने क्या बोला, आखिरी दो नंबर को आप 0 कर दो। आखिरी दो नंबर को आप 0 कर दो। 18,700 18,700 रुपए निकल कर आएगा। 18,700 रुपए निकल कर आएगा। ऑलराइट, तो कहते हैं एज पर रूल 119A द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ 100 and or for this purpose any fraction of 100 shall be ignored. For example 52,489 shall be rounded off as 54,400. All right guys, आखिरी दो नंबर को 0 कर देना। यहाँ पे 89 था 0 कर दिया तो 52,400 निकल कर आया। एक दोस्त ने हैंड रेस किया है गाइस, कौन था भाई? गाइस ऐसे डरो मत, पूछ सकते हो मेरे से। आ जाओ भाई। एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? मूविंग ऑन गाइस विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो 1 मिनट दीजिएगा गाइस, मैं 1 मिनट के लिए अपना कैमरा बंद कर रहा हूं। आई एम अपलोडिंग द फाइल। मैं फाइल अपलोड कर रहा हूं दोस्तों क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। और उसके बाद गलती से हुआ था, ओके नो प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों हम लोग एडवांस टैक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को फिलहाल अलविदा करते हैं। ऑलराइट, तो 1 मिनट दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, मैं 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ जी गाइस, आ जाओ करें।
दोस्तों जो आप लोगों के पास नोट्स हैं, ये ना थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन में एरर थे, मैंने उन एरर को ठीक कर दिया है गाइस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में एरर था, लेकिन उस एरर को आप अपनी बुक में ठीक कर सकते हैं, मैं ई बुक्स में अपडेट कर दूंगा। ओके गाइस, यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, वो बाय अ कंपनी है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बाय अ कंपनी है और KLM लिमिटेड। तो इन दिस केस द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन 19/10/2024, मतलब अमेंडमेंट के बाद कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी बाय अ कंपनी आफ्टर द 23rd जुलाई, ऑन और आफ्टर 23rd जुलाई 2024? It is 12.5%. It is not 20%. 20% का ऑप्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल HUF को मिलता है, वो भी एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, वो भी एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ओके, तो यहां वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। आ जाओ गाइस, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। DLF लिमिटेड estimated its tax payable to be 5 lakh rupees for the previous year 24-25 and has paid advance tax accordingly। मतलब 5 लाख रुपए उन्होंने अपनी एडवांस टैक्स पेबल सोचा था, एस्टिमेट किया था, और उस हिसाब से उन्होंने पे भी कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि 5 लाख का 15% 75,000 इज व्हाट DLF डिपॉजिटेड बाय द 15th of June। 5 लाख का 45% 2,25,000 is what they have deposited by the 15th of September। मतलब उन्होंने क्या बोला कि जो हमारी ड्यू डेट थी उस हिसाब से हमने जमा भी करा दिया था। However, actual tax liability of the company came out to be 5,50,000 rupees। लो, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 5,50,000 की निकली। मतलब आपको 5,50,000 के हिसाब से एडवांस टैक्स जमा कराना चाहिए था, बट यू हैव डिपॉजिटेड अकॉर्डिंग टू 5 लाख, and the difference of tax amount was paid on 17th December 2025। 50,000 रुपए 17/12/2025 को जमा कराया। कंप्यूट इंटरेस्ट, आप इंटरेस्ट निकालिए अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। अब ध्यान से देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर में कौन सा सेक्शन अप्लाई करते हैं? 234 बी या सी। और असेसमेंट ईयर में कौन सा लगाते हैं? 234B, 234B। ऑलराइट गाइस, अब असेसमेंट ईयर वाला तो मेरे को सामने नजर आ रहा है, नो इंटरेस्ट। वाई याद आ रहा है? 234B में रिलीफ क्या था? 234B में रिलीफ क्या था? इफ यू गाइस रिमेंबर दैट पॉइंट, तो 234B का मैं आप लोगों को याद दिला दूं, रिलीफ, वो रिलीफ ये था कि अगर आपने 90% और मोर पे कर दिया तो 5.5 लाख रुपीस का 90% कितना निकल कर आता है? 4.95 lakhs। अगर आपने 4.95 lakhs और मोर पे कर दिया है, देन नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, फिर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। आपने कितना पे कर दिया था दोस्तों? द अमाउंट दैट यू हैव डिपॉजिटेड इज 5 लाख रुपीज। यू हैव डिपॉजिटेड मोर देन 4.95 लाख रुपीज एंड देयरफॉर नो इंटरेस्ट। यहां पर दोस्तों, यहां पर नो इंटरेस्ट, इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। अब आते हैं दोस्तों इन 234C, इसमें 4 इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहला इंस्टॉलमेंट में 15% पे करना चाहिए था, तो 5,50,000 का 15% निकल कर आता है 82,500। दूसरे में इसका निकल कर आता है 247,500। इधर देखिएगा 247,500। तीसरे में 4,12,500 और चौथा इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपए। अब इसमें से द टैक्स दैट दे हैव पेड, टैक्स पेड 5 लाख के हिसाब से पे करा है 75,000 इंटू 3, 2,25,000 इंटू 5, 7 5 35, 3,75,000 एंड फाइनली दे हैव डिपॉजिटेड 5 लाख रुपीस। ऊपर 550 होना चाहिए।
550। अब आपकी डेफिशिएंसी निकल कर आएगी। पहले वाले केस में 12,500, दूसरे वाले केस में दोस्तों कितना है 247,500, 247,500 माइनस 225, नहीं पहले वाले केस में 7,500, वही मैंने कहा 7,500, फिर 22,500, 22,500, फिर तीसरे वाले केस में 412,500 माइनस 375, 37,500, और आखिरी वाले केस में 50,000 रुपए, 50,000। वेल डन एकता सर। पहले और दूसरे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं निकाला जाएगा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C पहले वाले इंस्टॉलमेंट में नहीं। क्यों? क्योंकि सर आपको 5,50,000 का 12% मिनिमम पे करना चाहिए था। 66,000 तक पे कर दोगे तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। आपने 75,000 पे करा गया, नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट 5,50,000 का अगर आपने 36% पे करा, 1,98,000 तक पे करा, और यहाँ आपने 225 पे करा है, इस वजह से पहले दो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज। तीसरे और चौथे में चार्ज किया जाएगा इधर 3%, इधर 1%। तो 50,000 पे 1% निकल कर आएगा 500 रुपए, और 7,500 का 3% निकल कर आएगा 1125। तो टोटल इंटरेस्ट निकल कर आएगा 1625। टोटल इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा 1,625 रुपए गाइस, 1,625। और इस वाले में 234B में DLF Limited has paid more than 90% interest under section 234B shall not। एक क्वेश्चन क्या अपने आप से करोगे दोस्तों? एक क्वेश्चन क्या आप अपने आप से करेंगे? 6 से 7 मिनट दूंगा मैं आपको। Would you like to give it a shot guys? अपने आप से ट्राई करिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 7 मिनट्स देता हूं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन संभाल लिया, इस क्वेश्चन में आपको उसके एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालनी और इंटरेस्ट भी निकालना है। 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा गाइस। आसान क्वेश्चन नहीं है ये, मैं पहले बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया तो मेरे सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। हाँ जी गाइस, लास्ट 1.5 मिनट्स। क्या बात है सिद्धार्थ। टैक्स लायबिलिटी अगर आपने निकाल ली है तो मैं तो वैसे ही आधा खुश हो गया हूं आपसे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में अगर अपन ध्यान से देखें तो एग्रीकल्चरल इनकम भी बोला गया है, एंड देन देयर आर इनकम्स जो दोस्तों आपकी अलग अलग हेड में जाती है। लेकिन इसमें हस्बैंड से शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मिली हैं, क्योंकि हस्बैंड से मिली है, रिलेटिव है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इज 17 लाख रुपीज एंड एग्रीकल्चरल इनकम इज 3 लाख रुपीज। तो यू विल हैव टू कंप्यूट टैक्स अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टैक्स रिजाइम, क्योंकि लिखा हुआ इग्नोर 115 BSE। तो आपने ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम के हिसाब से टैक्स निकाला, और ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द 5 स्टेप्स टैक्स निकाला दोस्तों। तो आपका जो भी टैक्स निकल कर आया, जो कि यहाँ पर 4,05,600 बता रहे हैं, तो वील जस्ट चेक इट आउट गाइस, क्या वो सही है? ये देखो 4,05,600 बिल्कुल सही गाइस, 4,05,600। अब इसको आपने अपने इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया 15%, 45%, 75% एंड 100। उसमें से जितना हमने अमाउंट पे करा, हमने बहुत ही कम अमाउंट पे करा है। 15 जून तक तो पे ही नहीं करा था, 15 जून तक वी डिड नॉट पे। 15 सितंबर से हम लोगों ने पे करना चालू किया था, 30, 50 एंड 60। दिस इज नॉट द अमाउंट दैट वी हैव पेड, दिस इज द अमाउंट अप टू दिस डेट हमने इतना जमा कराया। तो हमने 30 के बाद 50,000 रुपए जमा नहीं कराया है। एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, हमने 30,000 जमा कराया था 15 सितंबर तक, 15 दिसंबर तक टोटल 50,000 एडवांस टैक्स जमा कराया। मतलब 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में हमने 20,000 रुपए और जमा कराया होगा। 50,000 से प्लस 10,000 रुपए और जमा कराया होगा। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आ जाओ भाई। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों ने अपनी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी निकाली। लायबिलिटी 4,05,600 थी, उसको आपने इन 4 हिस्सों में बांट दिया गाइस, 4 इंस्टॉलमेंट्स में बांट दिया, और आपके 4 इंस्टॉलमेंट्स के बदौलत आपका पता चल गया कि व्हाट इज द अमाउंट दैट यू वर सपोज्ड टू पे। उसके बाद दोस्तों टैक्स पेड जितना आपने पे कर दिया 0, 30,000, 50,000 एंड 60,000।
डेफिशिएंसी निकल कर आई, डेफिशिएंसी निकल कर आई। और डेफिशिएंसी यहां पर बस एक ट्रिकी पॉइंट यही था कि डेफिशिएंसी जो आपकी निकल कर आई, जैसे पहले वाले केस में 60,840, तो जिन बच्चों ने डायरेक्टली 60,840 पर 3% लगा दिया होगा वो गलत हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था कि जो भी आपकी डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी, द अमाउंट जिस पर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, दैट हैज टू बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ 100। तो आखिरी दो नंबर को आपको 0 0 करना था, तो 40 को 0 0 करना था, ये 20 को 0 0 करना था। समझ रहे हैं गाइस? बाकी इधर तो दो 0 0 हैं, 0 0 हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट गाइस? तो पहले 3 इंस्टॉलमेंट में 3%, 3%, 3% और लास्ट इंस्टॉलमेंट में 1%, तो टोटल निकल कर आया 17,481। ये आपका इंटरेस्ट निकल कर आया अंडर सेक्शन 234C। नाउ अपन 234B पर जाएंगे। उसमें आपका कितना डेफिशिएंट अमाउंट है? 3,45,600 इज द डेफिशिएंट अमाउंट। 1% फॉर 7 मंथ। 7 मंथ कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने रिमेनिंग अमाउंट 10 अक्टूबर को जमा कराया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर के 10 दिन भी एक महीने के बराबर माने जाएंगे। अक्टूबर के 10 दिन भी एक महीने के बराबर माने जाएंगे। कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन? अच्छा था? ये भी वैसा सा एक दोस्तों क्वेश्चन है। इसमें तो सिर्फ आपसे पूछा एडवांस टैक्स पेबल कितना है, एडवांस टैक्स पेबल कितना है, सिर्फ ये पूछा है दोस्तों। तो आप लोगों ने सैलरी इनकम कंप्यूटेड दी है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया है पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे, निकल कर आएगा 3.6 लाख रुपीज। उसमें से आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 3,60,000 का 3,60,000 में अगर आप 30% माइनस कर देंगे तो निकल कर आएगा 2,52,000 रुपीज, 2,52,000। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एग्रीकल्चरल इनकम, एआई एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ जी गाइस, एग्रीकल्चरल इनकम आ गया दोस्तों। फिर वही आपको स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। पीपीएफ, ये आप डिडक्शन देंगे गाइस, डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80C फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एंड ये टीडीएस है दोस्तों। तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी ना, जो आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलेगी अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स दैट यू विल अप्लाई, उसमें से 37,910 माइनस कर लीजिएगा। तो यहाँ आपने स्टेप्स अप्लाई करें, स्टेप 1 2 3 4, ये स्टेप्स अप्लाई करें, और उससे हिसाब से आपकी टैक्स लायबिलिटी निकल कर आई 1,08,80 रुपए। उसमें से आपने अपना टीडीएस माइनस कर लिया 37,910, और आपका फाइनल टैक्स पेबल निकल कर आ गया दोस्तों। एडवांस टैक्स में शीतल क्या कह रही है? सर बहुत मजा आया ये चैप्टर में। ये चैप्टर जबकि इजी चैप्टर नहीं है शीतल बेटा, आप लोगों ने अपनी समझ से इसे इजी बना दिया। ये इजी चैप्टर्स में से नहीं आता है, मैं आपको पहले बता दूं। दिस इज नॉट एन इजी चैप्टर। बहुत सारे बच्चे तो तकलीफ पाते हैं इस चैप्टर में, कह रहे हैं राठी जी करें तो करें कैसे। ये वाला करिए गाइस। आरटीपी नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। 4 मिनट देता हूं गाइस, 4 मिनट देता हूं। ये प्रिजम्पटिव इनकम से जुड़ा हुआ है, तो आप लोग कर सकते हैं। 4 मिनट देता हूं, करिए। आप लोगों से क्या पूछा गया है? व्हाट वुड यू एडवाइस टू अयांश रिलेटिंग टू द प्रोविजंस ऑफ एडवांस टैक्स विद इन इट्स ड्यू डेट अलोंग विद द अमाउंट पेबल अज्यूमिंग ही विशेस टू मेक मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स विदाउट गेटिंग ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। तो वो ऑडिट नहीं करवाना चाहता, मतलब वो प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करेगा, प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो करेगा दोस्तों। And Ayansh does not opt to pay tax as per the provisions of section 115 BSC, मतलब वो ओल्ड रिजाइन फॉलो कर रहा है। करिए गाइस, 4 मिनट आप लोगों को देता हूं। आप लोगों की भी मेहनत है बेटा। हाँ, 1-2% आप लोगों की भी है, 98% मेरी। अब आप इतना फोर्स कर रहे हो तो मान लेता हूं। मजाक कर रहा हूं। आ जाओ भाई। Mr. Ayansh, aged 50 years, a resident individual, is a dealer of garments. During the previous year, 2024-25, turnover of his business was 105 lakhs, out of which 15 lakh was received by account pay check and the balance in cash. ये समझ गए दोस्तों ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आपको प्रिजम्पटिव इनकम निकालनी है अंडर सेक्शन 44AD, तो 15 लाख रुपए दोस्तों जो अकाउंट पे चेक के थ्रू है, 15 लाख रुपीस, 15 लाख रुपए जो आपका यहां पर इधर देखिएगा अकाउंट पे चेक के थ्रू है दोस्तों,
ये आपका 15 लाख का दोस्तों 6% इनकम बनेगी और 15 लाख का 6% निकल कर आता है 90,000 रुपीज प्लस 90 लाख का 8%, 9 8 72, 7.2 लाख रुपीज। तो 90 प्लस 7.2 8.1 लाख, 8.1 लाख रुपीज आपकी ये टोटल इनकम निकलेगी। आपकी ये टोटल इनकम निकलेगी दोस्तों 8.1 लाख रुपीज। नाउ इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, 8,10,000 रुपए पर आप टैक्स लायबिलिटी निकालिए। टैक्स लायबिलिटी गाइस फटाफट निकालो। 8,10,000 पर टैक्स लायबिलिटी आपकी कितनी आएगी? 3,10,000 इंटू 0.2 प्लस 12,500 इंटू 1.04, 77,480, 77,480। बस यही आंसर था भैया, यही बताना था उसको कि उसको 77,480 इज द टैक्स लायबिलिटी और यही एडवांस टैक्स लायबिलिटी अयांश की है। अब इसको दोस्तों ये 77,480 कब तक कितना जमा करा देना चाहिए? सर एक ही तो इंस्टॉलमेंट होता है प्रिजम्पटिव इनकम वालों का, एक ही तो इंस्टॉलमेंट होता है, एंड दैट इज व्हाट इज दैट इंस्टॉलमेंट गाइस? 15 मार्च तक दोस्तों। तो 77,480 has to be deposited by Ayansh by the 15th of March. Everyone clear about it guys? अब बाकी दोस्तों आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, आई डोंट थिंक सो आप लोगों को मेरी जरूरत है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, दो ही क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये इजीली कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज चैप्टर डन 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 डन।